अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गपशप शो और मैं हूं आपकी गेस्ट होस्ट सीमी इलाही। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान अनम गौहर। माँ ने मिस यूनुस खान अर्ज किया है, इरशाद गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। वाह वाह। ये मैंने नहीं कहा, ये मोहम्मद रिजवान साहब ने कहा। एग्जैक्टली यूनस, मोहम्मद रिजवान साहब ने ये कहा है कि मुल्तान सुल्तान की जो टीम है इस बार हार गई है तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो नए जज्बे और जुनून के साथ आएंगे तो ज़रूर जीतेंगे। और जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर वो जीते हैं तो वो हमारी जीत है। एग्जैक्टली कि आपकी जीत में मेरी जीत है, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई दो एक्स आपस में बात कर रहे हैं कि जाओ खुश हो जाओ, लेकिन खैर एनीवेज, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जी जी ले, और वो ट्रॉफी भी जीत गए लाहौर कलंदर्स। बड़ी बड़ी बात है, आफ्टर 7 years फॉर द फर्स्ट टाइम जीते। बट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट होने लगी है। टेस्ट सीरीज है, वनडेज भी है, T20s भी हैं। स्टेडियम में लोग देखने आएंगे मैचेस। क्या रिपोर्ट है वहां से जी सिमी इलाही? जी, रिपोर्ट ये है कि एक बहुत अच्छा इदारा है NCOC, उन्होंने 100% अटेंडेंस अलाउ कर दी है हमारे नाज़रीन को, तो मज़े से जाइए और एंजॉय कीजिए। और यस, आई टोल्ड यू पहले भी कि रावलपिंडी वाले जो लोग हैं ना, वो टेस्ट मैच धूप में भी आके बैठ के देख रहे होते हैं। दे आर वेरी बिग फैन ऑफ क्रिकेट। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात है कि अलाउ कर दिया 100%, और आए टिकट लें और देखें। सिंपल सी बात है, तब ये टिकट्स खरीदेंगे तो हमारा बोर्ड बड़ा बनेगा। बोर्ड हमारा बड़ा बनेगा तो फिर हम इंटरनेशनल compete कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो महंगे बोर्ड है या कह सकते हैं कि अमीर बोर्ड है, वो इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड का है। इंशाल्लाह हम भी उस रेस में हैं। बट हैविंग सेड दैट, यस, इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि बचपन में जो बच्चे होते थे वो दोपहर में क्रिकेट खेल रहे होते, उनको ये नहीं होता था कि गर्मी है, धूप है, कुछ भी है, तो लड़के मतलब और बच्चे भी इतना मतलब एंजॉयमेंट होता था। आजकल के दौर में ये चीज मैंने नहीं देखी। देखिए मुझे तो नहीं पता, मैं स्पेसिफिक टाइम जो है वो रखते हैं, जैसे कि संडे वाले दिन खेल लिया, सैटरडे वाले दिन खेल लिया, मगर पहले की दौर की अगर बात की जाए, बचपन की अगर बात की जाए, तो बच्चे खेलते होते थे दोपहर में। एग्जैक्टली लेकिन मुझे नहीं पता, आई कांट रिलेट टू इट बिकॉज मैं बर्गर था, मैं वीडियो गेम्स खेलता था। ओके, बट देखिए अब जरूरी है, क्योंकि अब आउटडोर एक्टिविटी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। यूनिस, इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूंगी। मुझे पता है मैंने आपकी स्टोरीज में भंग कर दिया है, क्योंकि आप बहुत सारी जो है वो मैशअप शेयर करने वाले थे, बट मैं एक छोटी सी स्टोरी ऐड करूंगी कि हमारे घर से ना एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड नजर आता था। दोपहर के टाइम में लड़के बच्चे जितने भी होते थे ना, तो वहां पर क्रिकेट खेलते थे और बहुत दूर से देख के बड़ा एंजॉय करते थे हम। आप बैल्कनी में जाती थी, देखती थी? हाँ, हमारी आर यू श्योर वो बच्चे क्रिकेट खेलने आते थे? वेट अ मिनट, इज दैट अ स्टोरी? हाँ, अच्छा, मैं कुछ बहुत बड़ा एक ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ आएगा। मतलब शी वांट टू से कि ये उनको देख के एंजॉय करते थे। एग्जैक्टली। अरे वो छोड़े, आप बताएं और क्या करती हैं? बस यही होता था। तो वो मैं एक, जैसे कि आपने दोपहर की बात की ना कि धूप और कुछ नहीं देखते, और वो क्रिकेट के जो अगर लेट्स सपोज क्रिकेट के लवर होते हैं तो वो बहुत एंजॉय करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो रहा, बारिश भी, तूफान भी क्यों ना। देखिए नंबर 1 तो जो उस पॉइंट से याद आया पूरी दुनिया में, वो फुटबॉल है, सॉकर कह सकते हैं। सेकंड पे जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे स्पोर्ट्स हैं। क्रिकेट जो है ना वो बूम कर रहा है। मे बी इट विल कम टू सेकंड नंबर, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की। ये चीटर भी रह चुके हैं, इन्होंने बॉल टेम्परिंग केस में बैन भी हुए हैं ICC की तरफ से। बट उन्होंने अभी क्या बोला, अच्छा बताइए प्लीज अनम। आई वुड लव टू टेल ऑल ऑफ यू। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि वी ट्रस्ट द सिक्योरिटी and we are feeling incredibly safe in Pakistan, says Steve Smith on Indian account Hawks Threat. वाओ, एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं इनको सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। नहीं, मैं इसके साथ एक और बात आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने अपने पिछले शो में या उससे एक प्रीवियस शो में बोला था कि इनको एक ब्लैकमेल थ्रेट रिसीव हुआ था कि इनकी जान को खतरा है और यहाँ से चले जाएं। इन्होंने उस चीज़ की भी आगाही करते हुए कहा है कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि इनको यहाँ पे रिस्की है रहना, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आए। और आने के बाद इनको ये भी पता चला है कि लोग इनको खामखा जानबूझ के सिर्फ जो है कोलैप्स करने के लिए इस तरह की बेबुनियाद धमकियां देते हैं, जबकि इसके पीछे होता कुछ भी नहीं है। और लेकिन इन्होंने उनकी सारे पर्दों को क्या कर दिया है, नाकाम कर दिया है और पर्देफाश कर दिए और सच का खुलासा कर दिया, जिससे कि हम करते हैं आपके सामने अपने शो में आके। देखें ऑस्ट्रेलियन जो है ना बड़े गट्सी हैं, और न्यूजीलैंड वाले जो भागे हैं वो क्योंकि ठंडे लोग, बिल्कुल मासूम शरीफ लोग, इंग्लैंड वाले भी ऐसे ही हैं। ऑस्ट्रेलियन क्यों इतने स्ट्रांग है? बिकॉज अगर आपको पता हो कि ये ऑस्ट्रेलिया जब मुल्क बनने से पहले, तब ये ब्रिटिश के उसमें आता था, उसकी कॉलोनी थी, तो यहाँ पे क्रिमिनल्स को भेजा जाता था।
कि ये सजा होती थी यहाँ पे, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो ये वैसे ही ऑलरेडी बहुत टफ लोग हैं, और ऑस्ट्रेलिया रूल करते हैं, रग्बी में रूल करते हैं, बहुत सारे और स्पोर्ट्स हैं, Wild है। दे आर वेरी स्ट्रांग व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। मैं बट एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी यूनिस, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। ठीक है, आप भी भंग डालिए। आई ऑलरेडी डिड ब्रो। तो उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ की जो औरतें हैं वो, मतलब मैं कोई व्लॉग देख रही थी, वो मेकअप अपना करती है रैंडम, आप लोगों को पता होगा फेसबुक पे लड़कियां औरतें फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड खोल लेती हैं फोन और मेकअप करना स्टार्ट कर देती हैं। एग्जैक्टली। तो किसी ने उनसे ऐसे ही रैंडम किसी इंसान ने फेसबुक पर क्वेश्चन किया कि ऑस्ट्रेलिया की कोई एक बुरी बात बताएं, कोई आपको ऐसी चीज जो ऑस्ट्रेलिया की डिसअपॉइंट करती हो। तो व्हाट शी सेड, उन्होंने कहा कि कभी भी आप घर में बैठे हो तो किसी ना जगह से सांप आ जाते हैं, कहीं से कोई अजीब सा जानवर आ जाता है, और कुछ तो ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, पहली दफा देखने को मिलते हैं, हमारे साथ आके बैठे होते हैं, पता ही नहीं होता, और आपके साथ आके बिन बुलाए मेहमान बैठ जाते हैं, और देखो तो आपके बराबर में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज ना बड़ी उनको ऑकवर्ड करती है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुक्र है आर गुड। ऑस्ट्रेलिया के जो घर है ना उनके सामने कोई ग्राउंड नहीं है, वरना वो रेप्टाइल्स ना वहां आके बैठ जाते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते ना। बट ये बताओ यूनिस, मैंने अपने ना बचपन की स्टोरी बताई थी कि मतलब बहुत मजे की थी। नहीं, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैं आपको बता दूं कि देखिए पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। अभी उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कुछ मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। जी सना बताइए क्या रिलेटेड मामलात हैं? जी बिल्कुल यूनिस, मैं आपको बताऊं कि उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान अब आ चुके हैं, और 2 रोज़ का जो है वो यहाँ पर आकर वो दौरा कर रहे हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि जो अभी बताया जा रहा है, तासुर ये जताया जा रहा है कि अभी जो पूरी दुनिया के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक अगर देखें ना आप तो तजाद का शिकार है लेकर, और पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को ना प्रेशर लाया जा रहा है कि पाकिस्तान अब क्या करे, पाकिस्तान जो है वो रशिया का साथ देगा या यूक्रेन का साथ देगा, इस पर भी बहुत ज़्यादा अभी तजाद चल रहा है। लेकिन क्या है कि इस दौरान हमारे मुल्क में किसी बैरून मुल्क से किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यहाँ आए और वो दौरा करे और दीगर दूसरी चीज़ों पर मामलात पर जो है वो ज़ेरे गौर किया जाए, सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और दूसरा पाकिस्तान की जो एक रेपो है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत मेहनत की जो ये प्रेसिडेंट है इनका नाम याद करने में। आई वॉन्ट टू शेयर द नेम विद यू। आप ये अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, शफकत महमूद। शफकत महमूद नाम है इनका, एंड डोंट इग्नोर प्लीज इग्नोर। अच्छा, मैं आपको एक और बता दूं कि देखें उज्बेकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर का हिस्सा था बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस। रशिया में अभी बैड सीन हो रहा है। अब कोई करे ना करे, सैंक्शन लगाए ना लगाए, हॉलीवुड ने लगा दिया। बैटमैन जो फिल्म आ रही है वो कर दी बैन वहां पे जी। रशिया ने नहीं की, यूएस ने कर दी। हम रिलीज ही नहीं कर रहे वहां पे, और कुछ टाइम रह गया था रिलीज होने में, तो इट्स अ बिग न्यूज कि हॉलीवुड जो है ये इनको रशिया को वो कॉर्नर कर रहे हैं। मैं आपको एक और न्यूज दे रहा हूँ जी, लीजिए, पार्टी कीजिए। एक क्रिप्टो करेंसी की जो है कंपनी है जो ट्रेडिंग में करती है काम, बड़ी कंपनी है जिसने पाकिस्तान का नुकसान भी किया है, ठीक है, $20 बिलियन का नुकसान भी किया है। वो कंपनी को कहा गया कि आप जो रशियन अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दें, डिलीट कर दें। उन्होंने बोला ना जानी ना हम क्यों करें, मासूम रशियंस का क्या कसूर। एग्जैक्टली सेम चीज वो वाली बात है कि यूएस खुद करे तो ठीक है भाई, रशिया ना करे। अब वो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मेरे जहन इस चीज को तस्लीम नहीं कर पाता। आप मुझे इस चीज को समझाइए। एक जगह इजराइल हमला करता है फलस्तीन पे, और एक जगह रशिया हमला करता है यूक्रेन पे, जबकि अमेरिका के हाथ में था कि ये जंग नहीं होती, क्योंकि उनको कहा गया अपनी नेटो फोर्सेस पीछे ले जाओ। मैं बार बार ये कहता हूं, वी आर कंडेमिंग दिस अटैक, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट क्यों, इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए और आप लोगों से चाहिए, और अभी इसी वक्त चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है यूनिस। मैं आपको बताऊं, आपने सवाल किया कि हम देखते हैं कि अगर हम सीरिया की तरफ नज़र डालते हैं तो भी हमें वहाँ पर भी अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है कि वो इन्वॉल्व है। अगर हम रशिया की तरफ नज़र डालते हैं तो वहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अमेरिका की टांग अड़ी हुई है और उन्होंने यहाँ पर भी मसला क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे जो लगता है, जितना मेरा ओपिनियन है या मैंने जो अभी फील किया है, मैं जो सीरिया का मामला है जो एक इसका इजराइल के साथ चल रहा है वो एक बिल्कुल अलहदा है। अब आ जाए जी यूक्रेन और रशिया पर, वो एक बिल्कुल अलहदा मामला लगता है, ठीक है। अच्छा, पहले ये सुने कि आपने कहा क्यों मुझे लगता है ऐसा कि ये अलहदा मामला है, यहाँ भी अमेरिका की टांग तो अड़ी हुई है। अब मैं बताती हूँ, इसलिए कि यहाँ पर जो ये, अब समझे, ये है सीरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो टारगेट किया हुआ है ना, वो मुस्लिम को टारगेट किया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक मुस्लिम को टारगेट किया, और ये बात मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में रखती हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश है जो आज हम आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन ये मुस्लिम की जितनी हमारी दुनिया के अंदर जो हमारे मुस्लिम ममालिक है उनको ख़त्म करने के लिए या उनकी आबादी को ख़त्म करने के लिए, ताकि मुस्लिम ग्रो ना करे, ये एक चल रही है साजिश, ताकि बाद में जो पूरे दुनिया पर रूल करे वो अपने में ये लोग करे। उसका भी रीज़न है, अगर आप जाएंगे हमारी, मैं इस्लामिक की तरफ नहीं जा रही, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसकी तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप जाएं तो वो डरे हुए इस चीज़ से भी। ठीक है, अव्वल आप इस चीज़ में आ गए, अब अमेरिका का यहाँ पर गठजोड़ जो है वो दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई देता है। किसके साथ दिखाई देता है? इजराइल के साथ। आपको पता है इजराइल अमेरिका, अमेरिका इजराइल दोनों आपस में एक ही है। अब इसी तरह से उस बेचारे ने, जैसे अनम ने कहा कि यूक्रेन को सब बता दिया, हम आपके साथ हैं, हर चीज है, लेकिन अब वो बैक आ गए। वहां पर जो इजराइल का मामला है, वहां पर अमेरिका खुले में भी आकर सपोर्ट कर सकता है इजराइल को, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन में ये मामला जो है वहां पर नहीं बढ़ सकता। उसका रीजन है कि यहाँ पर अगर ये बढ़ा, इसने एक कदम आगे बढ़ाया तो रशिया बहुत पावरफुल है, वो उस पर डायरेक्ट हमला करेगा, वो सोचेगा नहीं आगे यूएस के बारे में। अल्लाह बेहतर करे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये वॉर जो है ये डिसॉल्व हो, नेगोशिएशंस हो, खत्म हो, बस ये खत्म हो, और ये सिर्फ ये जंग खत्म ना हो, फ़लस्तीन वाली जंग खत्म हो, सीरिया वाली जंग खत्म हो, कश्मीर वाली जंग खत्म हो। आज तो यूनाइटेड नेशन लेटर लिखता है पाकिस्तान को कि प्लीज़ आप अपोज करें रशिया को। कश्मीर के मामले में भी हमें हाथ जोड़ लेते तो हम शायद कुछ करें आपके लिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी, और दीगर हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से समझे वहाँ की जानिब से मेरे पास एक खबर उड़ते उड़ते पहुँची है जी। और ये खबर जी ऐसी है कि आप लोगों को पता है, अभी जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जो है वो चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है, और बाकायदा से ये मुलाकात बड़ी ख़ास समझी जाती है। अच्छा, जो भी चौधरी बरादरान के पास जाता है तो उसके बारे में ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम तज्जिया ना करें। जब भी हमारा कोई भी सियासी लीडर जो है वो चौधरी बरादरान के पास जाता है तो वो समझा जाता है, या तो उन्होंने जी, जब शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि अभी वो रिसेंटली मिलकर आए थे शुजात हुसैन साहब से, तो जब वो मिलकर आए थे तो उनकी एक जो बैक कहानी थी वो ज़रा बहुत अजीब थी, क्योंकि वो गए थे तहरीक अदम एतमाद जो अभी वो आ रही है, जिसपे वो वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की फुल प्रूफ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हटा लें। उस पर क्या होता है कि इनको वोट चाहिए होते हैं, तो वो जगह जगह जाकर कह रहे हैं हमें वोट दे दो, हमें दे दो, वोट दे दे बाबा। ऐसा ही है। लेकिन अब जी चौधरी बरादरान ने बिल्कुल साफ कह दिया नून लीग को कि हमारा आपकी तरफ बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। ये ओह माय गॉड, यस, ये बहुत बड़ी मुंह पे बोल दिया। मुंह पे तो कोई नहीं बोलता यूनस, इनडायरेक्टली। हाँ, लेकिन अब इन्होंने जो है वो बेसिकली 3 सवाल किए थे कि आप अगर इनके जवाब दे सकते हैं तो हमारा सपोर्ट आपकी तरफ है, अगर आपने नहीं दिए तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जानी हम वज़ीर आज़म इमरान खान को करेंगे। सवाल बताओ। वो नहीं बताने वाली, वो तो उन्होंने किया, हमें क्या पता, वो उनके दरमियान हुए ना। अब मैं बताती हूँ जी, अब आते हैं इनकी तरफ, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ आते हैं दोबारा से। अब इनके दरमियान जो मुलाकात हुई, आपको पता है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, क्योंकि उनको सियासत में बहुत सीनियर माना जाता है, और जो अभी उनकी एज भी है और उनका जो तजुर्बा है, सो अल्लाह जो है वो उनको सेहत दे और ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब इनकी जब वज़ीर आज़म इमरान खान की और चौधरी साहब की जब मुलाकात हुई तो इसमें चौधरी साहब ने ये वाज़ेह तौर पर अपना तासुर जताया है कि हमारा जो पूरा सपोर्ट है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ है, और हम आपको ही सपोर्ट करेंगे, हम PDM का या स्पेसिफिक नून लीग का साथ नहीं देने वाले, हम जो है वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देंगे। उसका रीज़न है कि अभी जो सिनेरियो है वो सबके सामने है। एग्जैक्टली। सो अब ये आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो ओपोजिशन है या नून लीग है, उनको चौधरी साहब का या हम समझे कि काफ लीग का सपोर्ट ना मिलकर वो टूट फूट का शिकारी हो गई है। समझ रहे हैं आप? ये जो अभी बिलावल भुट्टो साहब ने मोरो में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्लेस, वहां पे इन्होंने खिताब किया है, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे इमरान खान साहब ने एक साजिश कर दी है। डू यू नो दैट? ड्यूरिंग द स्पीच जो डीजे था जो म्यूजिक बजाता है उससे प्ले हो गया, गलती से हुआ या असल में प्ले हुआ, आई डोंट नो, या वो चाहता था। पीछे से आवाज आई, वो बिलावल साहब स्पीच दे रहे हैं, पीछे से आवाज आई, आपने घबराना नहीं है। इट कैन बी, एंड प्लस हैविंग सेड दैट ही सेड अपनी उसमें कि जो सस्ती, पहले तो कह रहे थे कि हमारी मार्च की वजह से पेट्रोल सस्ता हुआ है, बिजली सस्ती हुई है। अब आई डोंट नो व्हाई ही इज सेइंग कि इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो ये ऑपोजिशन किस हाल में खुश है? मुझे बताएं कि अगर पैसे बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़ी हुई है, तो नहीं ये गलत कर रही है हुकूमत, कम करें प्राइसेस।
तब हुकूमत ने प्राइसेस कम किए, देन देयर सेइंग इससे तो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, मुल्क तबाह हो जाएगा। तो ये क्या है, ये कौन क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी कि रातों रात फैसले चेंज हो जाते हैं अगर उनके फायदे के ना हो तो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चले, इमरान खान साहब से तो माना उन्हें एतराज है, तकलीफ है, खार चढ़ती है, खार चढ़ती है, खुन्नस आती है ये अच्छा था ना। These are the slangs. लेकिन अपने जो है साबिक वजीर आला कायम अली शाह, ये और इमरान खान साहब के बारे में क्या कि ये दोनों एक साथ एक ही स्कूल से पढ़े हैं। ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे उनका बयान। जो पहला स्कूल पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में जो पहला स्कूल था, उसकी जो पहली ईंट थी ना, वो कायम अली शाह साहब ने रखी थी। लोग तो ये कहते हैं कि वो इतने पुराने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चले, सियासत में मैं कहती हूँ कि आप लोगों के हजार तजाद होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अपनी पार्टी के बंदे के लिए आप ये आगे से कह रहे हैं, मतलब ये आपने अब दिखा दिया है कि कायम अली शाह साहब को जो आपने वजीर आला बनाया था वो आपने किसी नशे में बनाया था। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का तो काम है कहना, कहने ही दीजिए लोगों को। अगर हम भी ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो वो क्या करेंगे। एग्जैक्टली। सिमी, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो ऑपोजिशन ने मार्च निकाला है, ठीक है, फरवरी के महीने में निकाला, ये मुझे समझ में नहीं, मार्च तो मार्च के महीने में बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं मैं किस पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, समझ रहे हो। वो मार्च को छोड़े 2 मिनट के लिए, इस मार्च पे वापस आए। ये जो ऑपोजिशन लीडर चाह रही है, ये क्या चाह रही है, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। हम लोग मजाक में चले गए सब। आप मुझे बताएं कि जब बिलावल साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा है, ये हुकूमत सही काम नहीं कर रही, पेट्रोल सस्ता कर दिया, आप कह रहे हैं नहीं इन्होंने सस्ता किया, इससे इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, ये क्या ड्यूअल बिहेवियर है? प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन करें। यूनुस, सबसे बड़ी बात, इस सवाल का जवाब अगर आपको नहीं मिला तो मुझे कैसे मिल सकता है? एग्जैक्टली, ये बात तो है। क्या मैं बात है यूनुस। क्या करूं? अलावा जोक के अगर मैं इस पे बात करूं सीरियसली पॉइंट पे, तो वो ये कि ये सब लोग जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से शुगर मेला कर रहे हैं, दैट्स इट। और इन्होंने करना कराना कुछ भी नहीं है, वरना पिछले कई 35 सालों से हुकूमत इन्हीं की तो थी, तब इन्होंने क्या कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुगर मेला कर भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारी शुगर की फैक्ट्रीज जो है ना वो इन्हीं की है, और शुगर के मरीज भी तो हैं। जी जी, हर चीज का मतलब दिल के मरीज। ये शुगर ज्यादा शुगर लेने से डायबिटीज हो जाती है। जी जी जी। लेकिन आपकी शुगर कंपनी से मुझे कुछ याद आ गया। जी जी, क्या? ये मत कहिएगा कि वो भी महंगे होने चाहिए। वो ऑलरेडी महंगी है। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैंने बहुत महंगाई के बारे में बात कर ली, अब इतनी महंगाई के बारे में बात कर ली कि मेरे घर वाले भी कहते हैं ऐसा ना, आज दूध तो महंगा नहीं हो रहा। सो अब मैं महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करने वाली। अच्छा, मैं बताऊं, शुगर की बात से मुझे याद आया कि डेली मेल का आपको पता है एक पूरा तजाद चल रहा था शहबाज शरीफ का साहब के साथ में। उन्होंने क्या किया, डेली मेल वालों ने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने ये किया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि आप ना आए अदालत के अंदर मेरे लिए कुछ लेटर लिखे, उसमें कहें कि मैं बेगुनाह हूं या मेरे असासे नहीं है। अब डेली मेल वालों ने बड़ा भी पर्ची, यहाँ पे भी पर्ची। अब डेली मेल वालों ने क्या किया, उन्होंने जी पूरा जो अपने दस्तावेजात थे ना वो भेज दिए अदालत को कि जितने भी शहबाज शरीफ के पास पैसे हैं और जितने भी उन्होंने असासे बनाए हैं वो सब के सब हुकूमत में आने के बाद बनाए। मैंने सुना था कराची की हवा जो है वो बेवफा है, ये तो वहां की भी हवा बेवफा है, कोई किसी का सगा नहीं है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जो एटमॉस्फेयर है या आप ये टाइमलाइन समझ लें इस दुनिया की या इस मुल्क की बात करते हैं अगर हम, तो पॉलिटिशियन में भी कुछ रिसेंटली, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, आई वांट टू विन एन ऑस्कर फॉर आवर You कंट्री। are an actor. Yes, I am an actor, but I'm saying to be the successful one, to be the number 1 actor in the world. अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते से ना, जब से ये यूक्रेन की वॉर हो रही है या ये पॉलिटिशियंस की हम बात आ रहे हैं, ये एक और पेपर जो लीक हुए हैं, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रहा है कि मुझे सियासतदान बनना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा एक्टर, बहुत कम एक्टर्स हैं जिनका नाम बच्चे को पता होगा, बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिशियन, कायम अली शाह, ठीक है, इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, एवरी गाय नोज, एवरी बॉय नोज। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एक्टिंग की बात इसलिए की स्टार्टिंग में कि मैं आपको बता दूं कि जितने अच्छे एक्टर सियासतदान हैं, उतना कोई 10 साल थिएटर भी कर लेना, इतना अच्छा एक्टर नहीं बनेगा। True that. I want to learn from these politicians and one day I'll win an Oscar as a politician. तालियां हो जाए। तालियां होनी चाहिए मेरे लिए, प्लीज। In advance. तालियां नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, प्लीज। लेकिन अगर आप कल को पॉलिटिशियन बन जाते हैं, जस्ट सपोज, तो आप हमें तो पहचानने से इनकार कर देंगे। देखें, वो डेरी जो थे, इन लोगों ने मना कर दिया शहबाज शरीफ को, तो मेरी क्या हैसियत है? मैं कहूंगा हुआ रही, मैं अभी से कह रहा हूँ, मैं मूड में आ गया, मुझे बस टिकट मिल जाए, फिर मैं भी जो है ना अपना एक शो करूंगा, ठीक है, और यूं सांप की तरह यूं कूदूंगा, ठीक है, और वाह 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 करूंगा, और शायद मेरी जो पार्टी होगी वो मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं देगी। लेकिन आप लंदन मत जाइएगा प्लीज।
बहुत अच्छा, सीरियसली यूनुस, आज आप मेरा दिल खुश हो गया जो बात आपने कही है। मैं हमेशा इस बारे में ये बात जरूर करती हूँ, लेकिन मैं करती भी नहीं हूँ। देखें, वी सपोर्ट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कर रही है इस मुल्क के Exactly. लिए। आई डोंट थिंक सो इससे पहले कोई गवर्नमेंट आई है जिसने मुल्क के लिए, जो अवाम के लिए कंसर्न्ड हो। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, नोबडी पेड मी, कोई लिफाफा नहीं आया, कोई मेरे इधर कोई गन पॉइंट पे बात नहीं हो रही है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश उर्शिया। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कुछ ऐसे भी इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स रह चुके हैं। अभी जब इलेक्शंस हुए थे, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं आमिर लियाकत साहब की, जी, तो उन लोगों ने कहा कि हमने आमिर लियाकत को इसलिए वोट दिया बिकॉज इमरान खान साहब का चेहरा था, ठीक है, उनके फेस पे हमने वोट दिया। तो मैं कहता हूँ कि इस टीम में वही वाली बात है कि आई एम नॉट सेइंग ही इज अ ब्लैक शीप, बट नॉट अप टू दैट लेवल ऑफ अ पॉलिटिशियन टू रिप्रेजेंट। आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट एंड आई रियली एडमायर द वे ही मैरिड थ्राइस। हमारे यहाँ दूसरी करते हुए लोग घबरा रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, लड़के ने 3 कर ली। अच्छी बात है, हैट्स ऑफ टू यू, सना ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसा ही है, ऑफिशियली 3 कर दिए ये कह सकते हैं हम। लेकिन अभी जो है वो बहुत सारी इस तरह की खबरें हैं, इस तरह के खुलासे हैं, और बहुत ज़्यादा आज हम आपको जो है वो एंटरटेन भी करने वाले हैं। इसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज मेरे पास एक और न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ जीन ऑगस्टीन के बारे में। शी इज़ द ब्लैक फर्स्ट कैनेडियन वुमेन। शी सर्व एज अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द क्राउन एंड द पार्लियामेंट ऑफ द हाउस। यानी कि मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बताती चलूँ। 1960 पे कनाडा ने एक स्कीम पास की थी कि कुछ ब्लैक ख़वातीन को बुलाया जाएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ कैनेडियन फैमिलीज़ के घरों में काम कराया जाएगा। उस सूरत में ना सिर्फ उनको तनख्वाह दी जाएगी, बल्कि उनको कैनेडियन रेजिडेंसी की इंश्योरेंस भी दी जाएगी। सो इसी सूरत में कुछ 200-250 ख़वातीन जो है वो कैरिबियन से फ्लाई करते हुए कनाडा आ गईं। जब वो आ गए, और इनमें से थी एक जीन ऑगस्टीन, बहुत मशहूर पर्सनालिटी है। आप गूगल करके इन्हें पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है, ना कि सिर्फ काम किया बल्कि उन्होंने अपनी तालीम भी जारी रखी। आज अनम, उर्शिया, सना, आप बताइए मुझे कि क्या हम अपनी मेट्स को इजाज़त देते हैं कि वो तालीम भी हासिल करें? हम तो कहते हैं नहीं जी, ये काम नहीं, ये काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, हम तो मेड को छुट्टी Exactly. लेने देते हफ्ते की, सही बात है। पढ़ने के लिए कहाँ भेजेंगे। हमसे आगे बढ़ेगी तू, हैं? इतनी बड़ी हो गई नहीं, है। ये बात तो नहीं होती कि हमसे आगे बढ़ेगी, बट ये है कि जैसे कि इनका पॉइंट है कि आप मेट को ये अलाउ करेंगे कि आप मतलब सपोर्ट भी करेंगे कि नहीं स्टडी करे या नहीं करे। मेड हो या मेड का बच्चा हो, हम किसी को भी अलाउ नहीं करते। इवन अच्छे कपड़े पहनना अलाउ नहीं करते। मेजॉरिटी लोग नहीं करते, बट कुछ लोग हैं। एग्जैक्टली, ऐसा भी नहीं है कि अच्छा ही नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल जी, कुछ लोग हैं जो कि इस तरह सपोर्टिव हो जाते हैं। इसी तरह जीन ऑगस्टीन के साथ हुआ, उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी और वो पढ़ते पढ़ते फिर एक टीचर, फिर वाइस प्रिंसिपल, और फिर अब वो एक पार्लियामेंट हाउस में एज असेंबली ऑफ स्पीकर भी कहलाई जाती हैं। वाह, तालियां होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि इन्होंने ब्लैक वुमेन्स राइट पे बहुत ज़्यादा काम किया। और ना सिर्फ काम किया बल्कि इन्होंने अपनी तालीम और भी जारी रखी। PhD की उन्होंने तालीम ली, और कैनेडियन 6 यूनिवर्सिटीज़ ने इनको एजाज़ी डिग्रियां भी दी। और आज इन्हीं की वजह से कनाडा और अमेरिका में ब्लैक हिस्ट्री वुमेन का डे मनाया जाता है। वाह वाह वाह, तालियां। और एक आखिरी बात कि इन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, और ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं फ़हीम हामिद अली साहब, जो कि कनाडा में ही मुकीम है। आई एम लिटरली हैविंग गूज बम्प्स ऑन माई स्किन। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली वुमेन से बहुत ज़्यादा लगाव है, अटैचमेंट है। और अगर कोई इस तरह की खवातीन जो आगे बढ़ी हैं, मेरा एक आई हैव एन ऑब्सेशन विद ब्लैक लेडीज। पता नहीं क्यों जब मैं उनको बढ़ते हुए देखती हूँ और उनके लिए कोई कुछ इस तरीके से कर रहा था, तो आई फील सो ओवरवेल्म्ड। एंड in some corner of my heart मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं आगे जाके औरतों के लिए कुछ करूं जिनका वाली वारिस नहीं है, कोई जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। Exactly, same here. Whatever you said, ditto जी। Exactly. और मैं भी इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। वाकई
हाँ डिट्टो ही कह सकते हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप बहुत सारे बच्चों को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, बट आप लाइफ में 2-3 जितने भी आपकी हैसियत है एक को कर लें। एग्जैक्टली हाँ। तो आप ये नहीं कि सपोर्ट करें। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास इतना है कि आप एक इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, देखें और सिंपल सी बात है, इंसान वसीला है, एग्जैक्टली इसकी औकात ही नहीं है, True. सब वो करता है। अगर कोई पढ़ता है और मजे की बात, मैं आई वाज जस्ट रीडिंग फ्यू डेज बैक कि जो रिस्क है ना, अल्लाह ने हर चीज रख दी इंसान के हाथ में, बेशक रिस्क नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह को पता था रिस्क दे दिया ना इसके हाथ में तो इसने बेड़ा गर्क कर देना है। वही वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है। जी आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कहना चाह रही थी आखिरी वर्ड्स के इनकी कहानी सुनकर मोटिवेशन कितनी जागती है। एक काम करने वाली खातून, वो इतना पढ़ लिख कर और आज पार्लियामेंट हाउस में, मतलब लाइक वाकई अनम वाकई, के seriously. हेड्स ऑफ टू हर। एग्जैक्टली माशाल्लाह हकीकत बात है। अच्छा मैं डिट्टो था, नेटो था, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना नेटो हो रहा है आजकल, तो मैं भी डिट्टो आप तमाम लोगों के साथ ही हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, वो ये है कि मेरा स्पेशली जो मुझे लगता है, कलर को मैं कभी नहीं गिनती किसी भी चीज़ से। मुझे इनकी जो चीज़ तो नंबर से गिना जाता है, कलर से तो वैसे ही नहीं गिना जाता। ठीक है ओके अच्छा, इनकी जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की है वो इनका कलर नहीं, इनके कलर की वजह से जो तजाद चल रहा है वो नहीं, बल्कि ये एक आप देखें काम कर रही थी किसी के घर में, उसके बाद ये पार्लियामेंट तक पहुंची। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हमें सीखनी हो ना अपनी ज़िंदगी में, अगर हमें ये सीखना हो, हम समझते हैं कि पैसा अगर किसी के पास होता है, कामयाब सिर्फ वो होता है। ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, हाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, तो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। देखें, कामयाबी का जो ताल्लुक है वो आपके पैसे से नहीं है, वो आपके पैशन से है, जो आप हैं उससे है। कभी ऐसा नहीं है, मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, उनके जेब में सिर्फ 10 रुपए हुआ करते थे किसी जमाने में, और आज वही 10 रुपए 10 अरब में जो है वो तब्दील हो गए। वो 1980 में कोई बोलता ना मेरे पास 10 रुपए थे, मैं कराची आया था और आज मैंने ये बंगला खड़ा किया, 10 रुपए की वैल्यू थी। ट्रू। आज के जमाने में 10 रुपए की छालिया तक नहीं आती एक। वो गलत है, खाना वो भी नहीं खाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको रेट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस, 1000 रुपीस में पूरे घर का राशन आ जाता था अगर पहले दौर की अगर बात की जाए। जैसे कि इन्होंने फैमिली के हवाले से बात की है, माशाल्लाह वो कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने एक अपनी फैमिली से हट के किसी इंसान के बारे में सोचा। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग के घर में 4-5 लोग होंगे, हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। क्रेडिट तो उस फैमिली को भी जाता है जिन्होंने इनको बच्ची को सपोर्ट किया और ये एग्जैक्टली पढ़ने की और सपोर्ट किया। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। She was a slave. Have you ever been go to the depth of this word? How rude and ridiculous it sounds. Okay. गुलाम, किसी का गुलाम बन के जिंदगी गुजारना, गुलामी की जंजीरें तोड़ के आगे बढ़ना और अपने फ्रीडम तक पहुंचना, और ऐसे ही नहीं बगावत करके। मान ले बगावत नहीं भी करते, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, दैट साउंड्स ब्यूटीफुल टू। लेकिन स्लेवरी से हट के फ्रीडम तक जाना और फिर अपना नाम बनाना और फिर अपना लोहा मनवाना, हाउ करेजियस, हाउ स्ट्रेंथ इट टेक्स टू गेट ऑन टू दिस पोजिशन। मुझे आपकी स्टोरी, आज तक मैंने शोज में जितनी भी स्टोरीज, जितने भी आप सबने कवर किए हैं, दिस स्टोरी इज सो स्पेशल फॉर मी। क्यों? क्योंकि एक तो ब्लैक वुमेन्स को दुनिया में वैसे ही नहीं इतना ज्यादा रिकग्नाइज किया जाता, और रिकग्नाइज कर भी ले तो उनको वो इज्जत, वो सोसाइटी के जो एक अजीब व बेकार से स्टैंडर्ड्स हैं, उनको वो नाम, वो मकाम, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो दर्जा नहीं मिलता। एवरी वुमेन डिजर्व रिस्पेक्ट। उसका क्या कलर है, उसका क्या कद है, उसका क्या हार्ट है, उसके क्या थॉट्स है, उसका क्या माइंडसेट है, डजंट मैटर। एवरी वुमेन डिजर्व रिस्पेक्ट and should be on the top of this world because women runs the world and women need respect. So true Anam, and agree with you. पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गुलाम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुलामी की सोच रखना वो इंतहाई बुरी बात है मेरे नज़दीक। अगर आप इस सोच को हटाकर ज़रा आगे का सोचेंगे तभी आप जीन ऑगस्टीन की तरह आगे निकल पाएंगे। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात की कि देखें फॉर एग्जांपल एक मेड तब पार्लियामेंट में जा सकती है मेहनत करके, तो मैं तो फिर भी एक गपशप का शो का होस्ट हूँ, तो मेरे भी चांसेस है। आई विश माई सेल्फ ऑल द बेस्ट। जी यूनुस, मेहनत करें मेहनत, क्योंकि मेहनत में मैजिक है। और दूसरी चीज ये है, जितनी भी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं वो आपके सामने है। चाय वाला अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो फिर आप क्यों नहीं? एग्जैक्टली लेकिन आपकी एक बात से डिसएग्री करूंगा। आपने कहा कि मेहनत में मैजिक है, मेहनत में अजमत है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, औरतों की देखें इज्जत बहुत जरूरी है इस मुल्क में।
स्पेशली इस मुल्क में औरतें जो इस मुल्क में हैं वो एज अ स्लेव ट्रीट हो रही है। यूनिस यहाँ से शादी- ज्यादा तो स्लेवरी बाहर के मुल्कों में, पूरी दुनिया में औरत को इज्जत देने की जरूरत है। एग्जैक्टली, बट इन आवर कंट्री जब औरत शादी करती है ना, उसका जहन बना दिया जाता है कि वो गुलाम है, वो गुलामी में जा रही है, अब उसने जिंदगी भर सेवा करनी है। तो बस आई जस्ट वांट टू से इन द एंड कि अगर आप शादियां भी करते हैं तो ट्रीट हर एज अ वाइफ, नॉट एज अ स्लेव। ट्रू। यूनिस बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वही वाली आप वाली बात कि बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जो कि अपनी वाइफ को एज अ वाइफ ही ट्रीट करते हैं। हम सफ़र की तरह उसे देखते हैं और उसको ऑपोजिट वाइस वर्सा भी है, उसको साथ लेकर चलते हैं। सो द थिंग इज़ दैट बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अब हुआ है वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रशिया और यूक्रेन के बीच जो भी तनाज़ा चल रहा है या जो भी सूरत हाल चल रही है, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। फिर चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आम है तो वो है रशिया ओवर यूक्रेन। यूक्रेन ने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक 40 साल बाद अब एक नई जंग यूरोप के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और नॉक 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 नॉक, हु इज देयर? रशिया। नॉक नॉक, तेरा बाप आया, पुतिन आ रहा है। नाइस। आज तक ये लोग सिर्फ मिडिल ईस्ट मतलब एशिया और अफ्रीका की जंग को ही एंजॉय करते आए, लेकिन अब इनकी बारी आई है कि ये अपना कंट्रीब्यूशन दें, ये दिखाएं कि इनमें कितना है दम। क्यों? क्योंकि आगे से आ रहा है इनका पप्पा डैडी। इस ये जो जंग है, इसने जो क्या कहते हैं कि फेक लोग हैं ना, जो मुनाफिक लोग हैं, बेसिकली मैं मुनाफिकत से भरे चेहरों की बात करना चाहूंगी कि उनके चेहरों से नकाब को उतार दिया है, उनके असली चेहरों को कर दिया है बेनकाब। और अब पता चलेगा, आज तक यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूके और नेटो जो है तरह तरह के बहाने करके जो लोगों पे जुल्म ढाता है, अब होंगे उनके असली खुलासे और आप आएंगे दुनिया के सामने, वो भी अनफिल्टर्ड। प्लीज डू दैट, वी नीड दैट, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड नीड्स दैट। अच्छा, आज तक वो जो भी क्या कहते हैं कि अच्छाई की आड़ में ऐसा दिखाते हैं कि वो इन लोगों के साथ हैं, लेकिन वो इस अच्छाई की आड़ में शराफत का लिबादा उड़ के, अगर मैं सादे अल्फाजों में बोलना चाहूँ, और हमें ये मानने पे मजबूर किया है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी रिसोर्सेज पे हमला कर लेते हैं, फिर वहाँ पे इन्वेजन कर लेते हैं, अपनी हुकूमतों को लाके बिठा देते हैं, खून खराबा करते हैं, बेकसूर लोगों की जानें लेते हैं, लोगों पे जुल्म ढाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये कन्विंस्ड हो जाते हैं कि शायद ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिखाते हैं कि ये आपके साथ है, लेकिन उस आड़ में ये अपना मकसद पूरा कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। और तमाम तर जो जितनी भी दुनिया उसको ये तासुर दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम तो जी जो कर रहे हैं, या किसी भी मुल्क पर हम जाकर कब्जा कर लेते हैं या जंग छेड़ देते हैं किसी भी मुल्क के खिलाफ, वो इसलिए छेड़ देते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आम इंसान जो एक मासूम अवाम है उन पर जुल्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और ये तासुर जताते हैं कि ये हुकूमत या वो सरबरा उस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हकीकत में वो और जो फिर हमला कर रहा है, लाके बिठा देते हैं। एग्जैक्टली वो जो हमला कर रहे हैं बेसिकली वो ठीक नहीं है। एक जल्दी से आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, ये एक एडवाइस है, अवेयरनेस है, मैं आवाम से भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो है ना अपने सर पे ना ज्यादा तेल ना लगाया करें। तीन दिन तो बहुत ज्यादा है, एक दिन लगाया करें और रात को लगाएं तो सुबह नहा लें, ठीक है? क्योंकि ज्यादा देर अगर तेल रहेगा आपके बालों में तो अमेरिका शायद आ जाए, वो कहे कि आपके बालों की जुओं को जमहूरियत की जरूरत है, तो ये भी एक मसला है। तो तेल से दूरी इख्तियार कीजिए। वाह यूनिस साहब, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई काफी कमाल है, पुतिन साहब की तरह। यस यस यस, शायद बॉडी भी बन जाए उनकी तरह। आप बन सकते हैं पॉलिटिशियन। अच्छा, तो मैं आपको कमिंग बैक टू माय टॉपिक कि आज ये जो यूक्रेन की वॉर हो रही है और इस पे यूरोपियन यूनियन, यूएसए और यूके जितनी भी सॉलिडेरिटी दिखा रहा है वो महज एक नाटक है, वो ड्रामा है। वो बिल्कुल भी उनका पेन और उस फील नहीं करे, वो उनके साथ उस चीज में स्टैंड बाय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन पे हमला हो जाए। वो मतलब अगर मुझे ये पता हो कि यूनिस आपके साथ अगर मैं आके खड़ी होती हूँ और मेरा कोई कसूर है तो नहीं, लेकिन सिर्फ आपका साथ देने पे कहीं ना कहीं मुझ पे भी बलि आ सकती है, तो मैं बलि का बकरा बनना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। अलबत्ता झूठे दिलासे दे दूंगी
तो ये जो यूरोप और अमेरिका कर रहा है पिछले 70 साल से फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो जुल्म ढा रहा है, उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, वहां पे कोई स्टैंड नहीं ले रहा। अब यूक्रेन की वॉर हो रही है रशिया के साथ, तो उसमें सब अपनी फेक सॉलिडेरिटी का दिखावा करें, विच इज ऑफ नो यूज। अच्छा अनब, 100% सही इन्फॉर्मेशन है आपकी, लेकिन मैं कहूँ कि ये जो इंसाइटली जो मैं फील करती हूँ, मैं मेरी स्टडीज़ चूँकि इतनी नहीं है, लेकिन न्यूज़ सुन के जो लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं ना कहीं अमेरिका अगर इतनी हमदर्दी दिखाता है तो उसे चाहिए कि अपनी नेटो फोर्सेस पीछे ले जाए, तो ये ख़त्म हो सकता है सारा ड्रामा जो भी इन्होंने रचाया हुआ है, जो भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं फ्रॉम इनसाइडली दे हार्ट कि ऐसे ड्रामे होते रहें ताकि इनके वेपन्स जो हैं वो सर्विसेज में रहें और जो है हल्ला गुल्ला लगा रहे मीडिया पे। बिल्कुल बिल्कुल शुगल मेला आपकी जुबान में कहा शुगर जाता है। मेला, बिल्कुल। हल्ला गुल्ला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड था और बहुत ही सुनने में अच्छा भी लगा। और जैसे कि उन्होंने फेक लोगों की बात की है, तो फेक लोग वाकई में जब आप उनको देखते भी हैं ना तो बहुत स्वीट लगेंगे, आपके साथ हेल्प करने के लिए आगे आगे बढ़ेंगे कि जी मैं आपके लिए हर चीज़ कर सकता हूँ। और जब एक्चुअल में कुछ हो रहा होता है तो वो पीछे खड़े होकर तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। तो ये है वो जो लड़ाई का जो तज़ाद है, ये एक्चुअल में ये है। और दूसरी बात ये है कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो इंसानियत मिट जाती है। क्या बात है, So क्या true, बात है। ये जो जंग है ना, ये अना की जंग, एग्जैक्टली। ठीक है। अना मेरा फोन भी नहीं उठा रही, मेरी उससे भी जंग है, ठीक है। लेकिन अना की जंग क्यों है? जब आपका नुकसान नहीं होता ना, जब आपको पता है मेरे चांसेस नहीं नुकसान होने के, तो फिर वो कोई और बंदा इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो मेरी भाई ईगो की वॉर है। अब तो ईगो की वॉर है। सिंपल सी बात है, पुतिन ने कहा था अपने नेटो फोर्सेस पीछे ले जाओ, अभी भी लेके जा सकते हैं। हाय सैंक्शंस लगाएंगे, हम रशिया को आइसोलेट करेंगे। अरे आप पीछे ले जाओ। यूक्रेन वाले ना बेचारे फंस गए। उनको बिल्कुल लग रहा था कि अगर रशिया एंटर हुआ हमारी बाउंड्री में तो ये पीछे से यूएस आ जाएगा, नेटो फोर्सेस आ जाएंगे, बट वो नहीं हुआ और अभी भी चांसेस हैं। आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन कि यूएसए सबसे बड़ा आर्म्स डीलर है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। ये वाला आर्म नहीं, ये वाला आर्म डीलर्स है। और वॉर होगी तो इनका जो इकोनॉमी है, इनकी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। ये वेपन सप्लाई करते हैं, दे आर, ये बहुत बड़े माफिया हैं। जैसे ये अपनी मूवीज में दिखाते हैं ना कि रशिया वाले माफिया है, ये एक्चुअल माफिया हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पार्किंग वाले माफिया हैं, पानी वाले माफिया हैं। ये इनका भी कुछ करना है, अमेरिका का तो कुछ करना है, इनका भी कुछ करना है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ना बन जाऊं। मैं इलेक्शन लड़ूंगा और फिर कुछ करूंगा, मुझे वोट कीजिएगा। बहुत यूनुस, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि आप जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। अगर मैं बन गया ना, मैं अगर कोई लीडर बन गया इस कंट्री का, या मुझे कहीं भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आई विल डू समथिंग at least to save the people in Kashmir, save the people in Palestine and the rest of the world जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हाईली अप्रिशिएट। थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही है और इंशाल्लाह हमें ज़रूरत है ऐसे लीडर्स की जो कम से कम अपने आवाम के लिए सोचे। अच्छा, मैं जब भी ये पॉइंट शुरू हुआ था, ये जंग छिड़ी थी, उस वक्त मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन दिया था। वो ये था कि जंग चाहे किसी भी चीज़ की हो, समझ रहे हैं आप, किसी भी चीज़ की हो, ना मैं यूक्रेन का साथ दूंगी और ना मैं रशिया का साथ दूंगी। और मुझे नहीं पता कि किस तरह से यही बात जो है वो आला हुकाम तक भी पहुंच गई। और अभी जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली ऐलान किया है कि हम ना यूक्रेन के साथ हैं और ना हम रशिया के साथ हैं। यूरोपियन यूनियन ने लेटर लिखा है कि भाई प्लीज सपोर्ट करें। हाँ, तो ये चीज जो है वो क्लियरली अब वाज़ेह है कि ये इनका आपसी झगड़ा है, आपसी तजाद है, क्योंकि हमने आवाज उठानी है। OIC में हम पिछले कितने सालों से आवाज उठा रहे हैं, कश्मीर के लिए उठा रहे हैं, फलस्तीन के लिए उठा रहे हैं, सीरिया के लिए उठा रहे हैं, हम उठाते रहेंगे। जब ये अक़वाम मुत्तहिदा, अगर आप वहां पर जाएं, उसमें हम तकारीर करें, उसमें हम तमाम तरह अपनी चीजें बता रहे हैं, उस वक्त ना जी नेटो आता है, ना UN जागता है, उस वक्त ना ही OIC के कान पर जूम रिंगती है। डील बनाते हैं, इनको बोलते हैं डील बनाते हैं हम आपके साथ, आप कश्मीर आजाद कराओ, हम यहाँ से अपने बंदे भेजेंगे, यूक्रेन आजाद हो जाएगा, रशिया पीछे हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ। कैसे करना है मैंने बना लिया, पूरी पॉलिसी बना ली है। आप आजाद कराएं यूनाइटेड नेशन, आप कहें कि भाई रेफरेंडम जो पिछले 70 सालों से रुका हुआ है कश्मीर में, वो अभी हम ऑन करवाते हैं। जो मुसलमान वहां पे रह रहे हैं वो कहते हैं कि हमें जो भी करना है, पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है, जो भी बनना है वो आप रेफरेंडम कराएं, देन हम आपका यूक्रेन आजाद कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप सब लोग एक चीज इंशाल्लाह आप सब लोग एक चीज जो है भूल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे बड़ा जो फूड क्राइसिस आएगा, जो हम सबको फेस करना पड़ेगा, वो होगा फूड क्राइसिस, भूख हड़ताल। ठीक है, भूख हड़ताल ऐसे होगी कि खाने का बहरान पड़ जाएगा। और अगर देखिए रूस ने बमबारी कर दी है
कर तो नहीं दी है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर रूस ने उस तरीके से बमबारी कर दी यूक्रेन पर तो होगा क्या कि यूरोप ने दूसरी जंग अजीम के बाद अब तक कोई जंग नहीं देखी। और जो सेकेंड वॉर थी उसमें मैं आपको बता दूं जो फतेह हुई थी वो रूस की हुई थी, रशिया की हुई थी। तो आप इमेजिन कर लें कि अगर तो खुदा न खास्ता रशिया ये स्टेप उठा लेता है तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ आपको कि जो हमारे जर्नल आसिफ गफूर है उनके साथ जब हमारे वो F-16 वाला वो कह रहे थे, उन्होंने बड़ी फेक न्यूज़ फैलाई थी कि हमने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिरा दिया है। तो उन्होंने कहा था कि आप जी हमारे तो ताल्लुकात जैसे भी हैं अमेरिका के साथ, आपके तो बड़े अच्छे हैं, आप जाके अमेरिका को एक स्टेटमेंट दे दें। उन्होंने बोले कि हमने जो है ना पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिरा दिया, तो आप ज़रा आएँ और एक स्टेटमेंट, एक बयान दे दें कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा मिसिंग है। तो उन्होंने कहा कि होता क्या है कि हम वहाँ से लेते हैं जहाज़, तो उनकी टीम आती है, अगर कोई जंग वगैरह होती है उसमें अगर कोई हमारा जहाज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है तो उनकी टीम आती है, वो वहाँ पे रिसर्च करती है, सारी जो उनका रेजिड्यू होता है, मलबा वगैरह जी, वो चेक करती है, उसके बाद स्टेटमेंट लिख के देती है कि जी ये तैयारा यहाँ पे अब ख़त्म हो गया, अबैंडन हो गया, डिमोलिश हो गया। तो उसके बाद वो इतना झूठ बोलते हैं, मैं भारत की यहाँ पे बात कर रही हूँ, अब सबको पता चल गया वही झूठ है जी। एग्जैक्टली तो हो क्या रहा है कि पूरा यूरोप जो है इटली, जर्मनी समेत अपना एयर स्पेस रशिया के जहाज़ों के लिए बंद कर रहा है, और इसमें जो है रशिया के प्लेन्स भी शामिल हैं। तो होगा क्या कि रशिया पे लग रही है यहाँ पे हैवी पाबंदियां, इससे नुकसान तो होगा बहुत ज्यादा रशिया का, लेकिन इसलिए रशिया खबरदार कर रहा है सबको कि तुम सब जो है मिलकर ये जंग छेड़ने की कोशिश तो करो, लेकिन ये 500 टन वजनी स्पेस जो है इंडिया समेत यूरोप पे भी गिरेगा, अमेरिका पे भी गिरेगा, यूक्रेन पे भी गिरेगा, और फिर अपनी हालत के जिम्मेदार तुम लोग खुद ही होगे, मुझे कोई कुछ ना बोले इस चीज में। लेकिन अब सुनने में आया यूनस के मुज़ाकरात की तरफ बात आ रही है, जी एक उड़ती उड़ती खबर आई है, लेकिन या वी जस्ट होप कि अगर ऐसा हो रहा है तो टेबल टॉक से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। वी ओनली प्रमोट पीसफुल प्रोटेस्ट या फिर टेबल टॉक, हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। अगर बात मुज़ाकरात से बेहतर हो रही है और मामला अमन की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं तो व्हाई नॉट, एवरीवन शुड गो फॉर दैट। खैर यहीं पे वक्त है हमारे मुज़ाकरात करने का कमर्शियल वालों के साथ, सो आप कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त हुआ जाता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं वॉइस नोट अपने शो में चलाएं हम, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं ये वाला, इस पे कॉन्टैक्ट करें। परफॉर्म करना चाहते हैं तो सेम चीज़ है, कोई ऑपोजिट चीज़ तो हम बताएंगे नहीं। तो वॉइस नोट का टाइम होता है जी। वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं आपका शो काफ़ी गौर से देखता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह का शो मैंने आज तक नहीं देखा, इस तरह की बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। मुझे लगता है लोग जिस तरह आप बातें करते हैं आपको सुनते ज़रूर हैं, जैसे कि अगर मैं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब कि लोग वाकई सुनते होंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें फजूल की पसंद नहीं आती। तो इसी तरह आपका शो जो है वो बड़ा अच्छा है, इसीलिए मैं देखता हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले आपसे एक चीज़ आपको बतानी थी कि एक मसला जो है वो मैं बड़ा गौर से, बड़ा करीब से देखा है, और वो मसला ये है कि शादी। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि शादी आपको करनी चाहिए या नहीं, मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ कि शादी जो है वो सादगी से नहीं हो पाती, बड़ा महंगे तरीके से करने की कोशिश की जाती है या दिखावे की कोशिश की जाती है। हालांकि मैं ऐसे अपने जानने वालों को देखा है जिनके पास पैसे नहीं होते बच्चियों की शादियां करवाने के, बट प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके कि फलाना लोन बुक करना है क्योंकि उन्होंने भी ये किया था, जहेज इतना देना है या इतनी डिमांड आई है। तो इस पे ज़रा लोगों को बताएं कि ये कितना ज़्यादा तकलीफदेह होता है, स्पेशली माँ बाप के लिए, कि वो किस तरह अपनी बच्चियों की शादी कराएं। वे लड़के भी बेचारे, उनके पास पैसे नहीं होते, शादी करना चाहते हैं लेकिन पैसे ही नहीं है। तो इसको, निकाह को आम करने की कोई तरगीब दें, कोई तरीके से कोई बताएं लोगों को कि शादी को आम करें। थैंक यू। किसी के दिल की सदा थी ये। सिंपल सा आंसर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग जो है अपनी खुशी को एंजॉय करने से ज़्यादा अब दिखावे की तरफ आ गए, और लोग कहीं ना कहीं खुशी से नहीं आए, मजबूरी से आए। क्यों? क्योंकि जो मुआशरे के सो कॉल्ड वाहियात और फेक स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको जो है कि अच्छे ही लॉन में आपको अपने बच्चे की शादी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे लॉन में शादी नहीं करेंगे तो आपको खानदान में सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे कि फलां के बच्चे ने तो उसमें शादी की थी और आपकी शादी में खाना अच्छा नहीं था, खाने का कोई मयार अच्छा नहीं था, जायका अच्छा नहीं था, और लॉन बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसमें बैठने की जगह नहीं थी, तो अजीब सी डेकोरेशन हुई थी, इंटीरियर बिल्कुल अच्छा नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था,
और इस तरह के फला फला पता नहीं कितने मिलियन एंड बंचेस ऑफ एक्सक्यूजेस वो लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि सिर्फ उन्हें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है। People these days people are just satisfying their own egos rather than enjoying somebody's happiness। उन्हें सिर्फ अपने आप को खुश रखना है। तो यहाँ पे भी वो किसी की खुशी में अपनी ज़ात की खुशी का सोच रहे हैं। तो इंसान सेल्फिश हो गया, और खुदगर्ज जब एक इंसान हो जाता है तो फिर उसे अपने अलावा कोई नज़र नहीं आता है। वाह 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 वाह। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। डेस्टिनेशन वेडिंग की बात अगर करते हैं तो लोगों के अंदर एक ट्रेंड सा जो है वो बन चुका है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे वो जगह हो, ऐसी मेंटेन करनी है। मायों, मेहंदी, मतलब मंगनी, हर चीज आप नया है शेंदी। शेंदी मेहंदी और शादी का मिक्सचर एक इवेंट है जिसमें डांस भी हो रहा है और शादी भी हो रही है, तो शेंदी। शेंदी एंड वो वेस्टर्न कल्चर से ऑब्सेस्ड भी। तो हमारे पास एक कॉकटेल होता है ना, जो कि हमारे तो यहाँ पे है ही नहीं, ना इस्लाम में ना ऐसा कभी हमें रस्म रसूमात का बताया या सिखाया गया, लेकिन हम उनसे बहुत ऑब्सेस्ड हो गए। एनीवेज एग्जैक्टली और जो भी ट्रेंड बन जाता है तो वो चाहे वो गरीब घराना हो या अमीर घराना हो, तो वो सब चीजें सेम लेवल पे करनी है, चाहे वो कर्ज उठा के करें, चाहे वो लोन उठा के करें, कुछ भी करना है, बट उनको डेस्टिनेशन वेडिंग जो है उनको करनी ही करनी है। आप देख रहे होंगे काफी सारे बच्चे जो हैं वो देखते हैं यूट्यूब पे, या मतलब आप फेसबुक पर ही देख लें, इंस्टाग्राम ले लें। एग्जैक्टली मतलब वहां पर स्टॉल करते करते लोगों की चीजें देखते हैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जी मुझे यही लहंगा चाहिए, चाहे वो मुझे रेंट पे क्यों ना आप दिला दें, वो ₹1,00,000 का लहंगा जो होगा वो आपको रेंट पे मिलेगा। ₹1,00,000 का रेंट पे मिल रहा है। एग्जैक्टली तो आप अगर वो पहनना है, वो एक दिन का, लाख में तो 1 to 5 आ जाती है। वो एक दिन का लहंगा जो होता है वो आपने सिर्फ चंद घंटों में आपने चेंज कर देना है, उसके बाद क्या होना है। ट्रू ट्रू ट्रू। अजीब अजीब इतनी- रिवायतें आ या। गई हैं। ना सिर्फ लहंगा महंगा हो गया है, हम रेंट पे ले लेते हैं, बल्कि डांस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है हमारी शादियों में। हमारे यहाँ कब ऐसा था? खुशी में नाचना एक अलग बात होती है, लेकिन बाकायदा किसी सॉन्ग पे एक्ट करके नाचना ये बहुत ही अलग बात है। तो हमारे यहाँ तो पूरे पूरे एक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, एक्टिंग के साथ डांस हो रहे होते हैं। और इसके अलावा केक कटिंग की रिवायत मुझे नहीं समझ में आता। मीठा बांटना अगेन वही बात, अलग रिवायत है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को इस तरह केक कटिंग करना कि मतलब पिक्चर्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं उस चीज़ की, बड़े बड़े केक्स जो है ना काटे जा रहे होते हैं। सो आई डोंट नो ये रिवायतें कब कहाँ से स्टार्ट हुई और किस तरह हम लोगों ने अपना ली, और अब इसका एंड क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं इस मुआशरे के अंदर अगर आप कहें कि बेहयाई फैल रही है, या आप ये कह दें कि इस मुआशरे के अंदर लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, डॉक्टर जो आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रश होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर शादियाँ नहीं हो रही। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक फैक्ट सुने आप मेरी बात एक को। मिनट, सॉरी टू कट यू, शादियाँ नहीं हो रही, दिखावे हो रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन एक फैक्ट ये है कि अगर एक इंसान की शादी नहीं करवाई गई, उसकी जो एज है उसके मुताबिक नहीं करवाई गई, तो उसको आदत हो जाती है जिंदगी में तन्हा रहने की। और अगर उस बंदे को तन्हा रहने की आदत हो जाए तो आप कितना ही कोशिश करें ना कि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में आए, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे तन्हा रहने की आदत हो गई। अब क्या है, उम्मीद रखें यूनस, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और अच्छा। बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अच्छा था आपकी कौन बात सा पे। बैकग्राउंड? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कौन सा तो- म्यूजिक बज रहा है। मैं कंटिन्यू करूँ? जी, जी, जी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। कोविड के अंदर स्पेसिफिक हुआ ये था, तमाम लोगों की शादियां तो हो रही थी लेकिन बहुत सादगी से हो रही थी, निकाह कर रहे थे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ निकाह ही किया जाता है। अब शशके इतने हो गए हैं कि हमारे जो माँ बाप है वो अपने बच्चों की शादी नहीं करवा पा रहे। जब माँ बाप नहीं करवा पा रहे शादी, अब बच्चों की तरफ से भी प्रेशर होता है कि फलां ने, मेरे दोस्त ने ये लहंगा पहना था, फलां मेरे दोस्त ने ये वाला ड्रेस पहना था, तो मुझे भी ये ड्रेस पहनना है, या मेरा फर्नीचर जो उसके घर में है उससे बेहतर होना चाहिए। आप ये देखें कि एक माँ बाप की, एक बाप की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगती है किस चीज के लिए? ताकि उसकी बेटी अच्छे घराने में जाए, ताकि उसकी बेटी का जो खाना है शादी का वो तमाम लोगों को पसंद आए। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर अफसोस के साथ जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो वापसी आते वक्त एक बात जरूर कहते हैं कि जानी खाना तो अच्छा था लेकिन इस खाने में नमक थोड़ा सा कम था। जब आपकी ये जहनियत होती है, ये आपका तासुर होता है, तो वो मुआशरा ना तो तरक्की कर सकता है और ना उसकी नौजवान
नौजवान अवाम जो है उससे आप कोई अच्छा लीडर बनने की तवक्का कर सकते हैं? क्या बात। जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो शादियां सादगी से क्यों नहीं हो रही, वो है रिश्तेदार। ये जो एक है ना इक्वेशन में से, ये जो एक कहते हैं लेटर है, एक्स है या वाई है, इसको अगर हटा देंगे ना तो सादगी से होगी। जो हमारी जनरेशन है, वी आर मोर इनटू कि हम सादगी से करें। अगर आप करना चाहते हैं, देखिए मैं तो कहता हूं कि लड़की वाले को कुछ देना ही नहीं चाहिए, ना खाना देना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे मैरिज होती है तो लड़का ही सारी कॉस्ट निकालता है। कि मतलब अगर वो रिसेप्शन दे रहा है या कुछ ऐसी पार्टी कर रहा है आफ्टर मैरिज, तो लड़का ही करता है। औरत पे कुछ नहीं होता, उसकी फैमिली पे बर्डन नहीं होना चाहिए। और ये ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में। अब ब्रेक का टाइम हो गया। जस्ट वांट टू से वन लास्ट थिंग कि देखें, शादी भी नसीब में। अगर आप ये बिलीव करें कि यार मेरी शादी इससे हो जाए उससे हो जाए, होना वही है जब वो लड़की या लड़का आपकी लाइफ में नहीं है, आपके नसीब में नहीं है, तो कोई चाचा मामा दुबई से लाके नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है, हैव फेथ इन योर डेस्टिनी, हैव फेथ इन योर नसीब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में करते हैं और आज मैं भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हुई अपना टॉपिक आज लेकर आई हूं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नया फोन आया मार्केट में। मुझे लगता है यूनस, इन सब चीजों से ज्यादा जो है हमारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। यस। अगर हम बीमार हैं और बहुत सारी लग्जरीज चीजें हैं और हम लोग यानी कि वो यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, उनको यूज ही नहीं कर सकते, तो हमारी उन चीजों का क्या फायदा? सही बात है। यानी कि वो तो कोई ना कोई यूज कर लेगा या फिर आपके मरने के बाद किसी को दान दे देगा, ऐसे ही होगा ना? मरने के बाद एक चीज तो मिलेगी, क्या? सुकून। और सुकून सिर्फ कब्र में। यूनस, ये तो आपके अमाल पे डिपेंड करता है, यानी कि हम सबके अमाल पे डिपेंड करता है। थैंक यू। एग्जैक्टली, कि हमारे सबके अमाल पे डिपेंड करता है कि कितना हमें सुकून मिलेगा और कितना सुकून नहीं मिलेगा। लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज डू दैट। जैसे कि लेट्स सपोज हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। वो आपको एक टेस्ट लिख कर देते हैं, 2 टेस्ट लिख कर देते हैं। आपके कितने विजिट्स होते हैं? वो पहले कहते हैं फीस जमा करके हैं। एग्जैक्टली मतलब आपके वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। आप जब भी जा रहे होते हैं आपके पैसे भी लग रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हर दफा टेस्ट लग रहा है, आई ऑब्जर्व दैट। एग्जैक्टली मतलब आप जब भी जाते हैं, लेट्स सपोज मुझे फीवर है और मुझे उतर ही नहीं रहा और मैं बार बार जा रही हूँ डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ करें, मैं ताकि ठीक हो जाऊं और मेरी कोई मेडिसिन चेंज करें, मुझे कुछ ऐसे इंजेक्शंस दें ताकि मेरी तबीयत ठीक हो सके। आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। लेट्स सपोज आपको कैंसर है, अल्लाह ना करे आपको कैंसर हो, बट अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर से ये कहते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरी जो ये प्रॉब्लम है, मुझे पेन हो रहा है, या वो सिम्टम्स आपको कई टाइम के बाद पता चलते हैं, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद पता चलते हैं, तब तक ये जो चीज होती है वो पूरी आपके बॉडी में फैल चुकी होती है। ठीक है। और कैंसर तो एक ऐसा मर्ज है जो कि अगर आपको देखे ना, कि अगर आपको काफी जल्दी लगा है तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि बिल्कुल खामोश मौत है ये, कि कभी आपको पता नहीं चलता और बहुत टाइम बाद जब आप कैंसर की 2nd स्टेज या 3rd पर होते हैं तब पता चलता है, तब तशखीस होती है कि ये कैंसर है। 3rd और 4th स्टेज पे तब जाके आपको पेन ज्यादा फील हो रहा होता है। लेकिन ये पेन आता है, लोग इग्नोर करते हैं, अरे हल्का सा तो है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। आप भूल जाते हो क्योंकि ब्रेन उसको फिर जो पेन को है ना वो इग्नोर करने लग जाता है। तो लोग ये भी गलत करते हैं। मतलब कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो आपको 2nd और 3rd स्टेज पे पता चलता है। एग्जैक्टली मतलब यस हाँ, मतलब आपको फर्स्ट टेस्ट पे कभी भी पता नहीं चलेगा, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता। मतलब इतना ज्यादा जो है वो स्मार्ट होता है, पता ही नहीं चलने देता कि ये टेस्ट में भी बहुत देर के बाद आता है, यानी कि 6 महीने बाद, साल के बाद, तब तक ये आपको मौत के मुंह तक जो है वो पहुंचा चुका होता है। बट उर्शा, अगर ये इतना साइलेंटली अटैक करता है तो आप इसको पहले स्टेज पे कोई तो प्रोसेस होगा कि आप फिगर आउट कर लें, डायग्नोस कर लें कि कैंसर आपको हो रहे होते तो बहुत सारे एग्जाम के हैं, लेकिन कैसे पता चले? अनम, आपने जो सवाल किया है मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है और मुझे लगता है कि इस जवाब के बाद जो है काफ़ी सारे लोगों की जो है जान बच जाएगी इंशाल्लाह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जानी मानी यूनिवर्सिटी है यूके में। वहाँ के रिसर्चर्स ने जो है एक ब्लड टेस्ट दरियाफ्त किया है, जिसकी वजह से आप एक टेस्ट करवाएंगे और आपका कैंसर पता चल जाएगा। ब्लड कैंसर या एनी कैंसर, जितने भी कैंसर आपकी बॉडी में काम कर रहे होंगे आपको अटैक करने के लिए, तो वो फौरी तौर पे पता चल जाएगा और आपकी जान बच जाएगी।
अच्छा उर्शिया, मुझे ये बताएं कि ये अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक महदूद है, ये पाकिस्तान की तरफ भी आ रहा है? इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में भी आए। अभी तो वहीं पर ही दरियाफ्त किया है, और ये ऐसी चीज़ है कि हर जगह स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि ये टेस्ट ऐसा है कि सब चाहेंगे कि हर कंट्री में ये हो। सना, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक महदूद है, पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में भी है, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। ठीक है, ये मसला मसला यही है कि हमारे अवाम जो है या हमारे मुल्क में हर दफ़ा हम बात करते हैं कि फलानी जगह ये हुआ है दरियाफ्त, फलानी जगह ये इन्वेंशन की जा रही है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? एक टाइम पे वी वर द पीपल, वी वर द मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह, बट हम जो मुसलमान पहले वाले थे ना, वो इन्वेंशंस करते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुक्स, लिटरेचर, इंटेलेक्चुअल लेवल, हम वो कहाँ हैं? हम सब इंस्टाग्राम में मरे हुए हैं, हमें अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, हमें अपने फ्यूचर का नहीं पता। आई डोंट नो हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। क्या हमने इज्जत दी उन तमाम लोगों को जो पिछले जो है वो दौर में कुछ करके गए हैं हमारे बिल्कुल लिए? नहीं। जो अब कर रहे हैं लोग कहाँ इज्जत दे रहे हैं? जो अच्छे लोग हैं, जो कुछ बचे हैं, उनके बारे में भी लोग बुरा बोलते हैं। एग्जैक्टली। मगर यूनस देखे ना कि ये चीज़ अगर स्टार्ट हो जाएगी और हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह आ जाएगी, तो देखे ना कि अगर लेट सपोज ट्यूमर होता है तो वो कितनी जल्दी जो है उसको सर्जिकल तरीके से रिमूव किया जाएगा। और जैसे कि कीमोथेरेपी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में आप उनसे सिर्फ 2 मिनट बात भी करेंगे ना कि कीमोथेरेपी होती क्या चीज़ है, तो वो मतलब मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि वो चीज़ मैं आप लोगों को बयान करूं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेनफुल होती है। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे जो कैंसर डिवाइस हैं उसकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लाइक एबिट कंपनी, जाना पहचाना नाम है जी हमारी पाकिस्तान का, और GE हेल्थ केयर, बिल्कुल इसकी कुछ छोटी छोटी डिवाइसेस पाकिस्तान में बन रही हैं। बट सी द बेस्ट थिंग अबाउट पाकिस्तान इज शौकत खानम, अगर हम उसकी बात कैंसर कर लें, हॉस्पिटल, दैट वुड बी गुड, बिकॉज इट्स पहला प्राइवेटाइज जो हॉस्पिटल है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए, एंड जो उसकी जो फीस है, लाइक आई से कि अगर फॉर 100 रुपए, तो दे जो बहुत हैवी केसेस हैं या कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो 20 या 30 रुपीज चार्ज करेंगे, फ्रॉम दैट 100 रुपीज पूरे उस प्रोसीजर पे कॉस्ट लगती है। तो दैट्स अ गुड थिंग। आपको एक और मजे की बात बता दूं, पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो फीसेज हैं बहुत कम है या फ्री है। शौकत खान में मेजोरिटी केसेस भी फ्री हैं। मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, लाहौर के रायवंड का एरिया जो है वहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है, कैंसर केयर हॉस्पिटल, वेरी नाइस, 100% फ्री फॉर एनी पेशेंट। बेहतरीन। जो 4th स्टेज, जो लास्ट स्टेज होता है कैंसर का, कोई एडमिट नहीं करता। वो कहते हैं भाई आपके पास इतने दिन है, उसको भी एडमिट कर रहे हैं। दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ ह्यूज थिंग। हमें तालियां बजानी चाहिए। आई डोंट थिंक सो पूरी दुनिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ पे फ्री में इलाज होता है व्हेन इट कम्स टू द डिजीज कैंसर। बिल्कुल ऐसा ही है यूनुस। और मैं जब भी कैंसर की बात हमेशा होती है तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से जो है वो कैंसर के मरीज़ को भी देखा है और कैंसर की जो पूरी बीमारी उसको भी देखा है। बहरहाल मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी वो ये है कि कैंसर वो मर्ज़ है कि आपको ना बिल्कुल पता नहीं चलता। अगर ये डिवाइस है, टेस्ट है, वो पाकिस्तान में है, इंशाल्लाह उससे बहुत सारी जिंदगियां बच सकती है। और दूसरा, आपको पता है जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो तो जी बैनुल अक़वामी जगहों पर जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेते, वहाँ पर उनके इलाज भी होते हैं, ओवरऑल वो बच भी जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अगर एक गरीब तबका है वो तो कभी अपना इलाज भी नहीं करवा सकता। बिलफर्ज चले अगर वो अपना इलाज भी करवा रहा है, करोड़ों रुपए अपने ऊपर देकर उस हॉस्पिटल वालों की फीस अदा करके वो अपना इलाज करवा रहा है, तब भी क्या होता है, तब भी ये होता है कि वो कैंसर का जो पेशेंट है उसे साफ ये कह देते हैं कि अब आपका इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। क्या हम वो मुल्क हैं जहां पर इतनी जल्दी हार मानकर हमारी मेडिकल साइंस ये कह देती है कि सॉरी, मतलब खुदा से पहले एक बात सुने, एक बात हमेशा कहती हूँ, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, शऊर दिया है, अपने लिए कुछ करें। क्या हम इतनी नालायक हुकूमत है या इतनी नालायक कौम है कि हम पहले ही ये बात कह दें कि मैं कोशिश नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि आप नहीं बच सकते, सॉरी। अल्लाह ताला ने जितनी भी इस दुनिया में बीमारी हैं, सारे जो उसका क्योर है, जो मेडिसिन हैं, वो इस दुनिया में डाल दी हैं। ठीक है, इट्स अप टू दैट पर्सन। हमारे जो एक इंसानी ह्यूमन रेस की बात कर लेते हैं, ह्यूमन रेस जो है ये भी शायद पहुंची नहीं है। मे बी विद पैसेज ऑफ टाइम, इन फ्यू इयर्स कैंसर का जो है ना एक परमानेंट क्योर मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 30, 40, 50 इयर्स बैक चले जाएं या 100 इयर्स बैक चले जाएं, टीबी वाज अ डेडली डिजीज,
इट वाज नोन एज अ कैंसर। टीबी की अब जैसे लोगों ने कवर अप कर लिया, पोलियो को कवर कर लिया, तो सेम गोज कैंसर भी इंशाल्लाह वन डे ये दुनिया से हट जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जैसे कि आपने हॉस्पिटल के बारे में बात की है, वहाँ पर ऐसा कोई काउंटर नहीं है जहाँ पर पर्ची सिस्टम हो, वहाँ पर कोई भी पैसा आपसे जी, जी, नहीं जी। लेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे डायरेक्ट आए, डायरेक्ट एडमिट हो। सो यूनिस, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो सेगमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि हमें मज़ा आने लग गया है फैक्ट्स शेयर करने का। करेक्ट द नेम प्लीज। दस्ती फैक्ट्स। यस यस, तो दस्ती फैक्ट्स का जो सेगमेंट होता है हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हमें मज़ा आता है, ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ताकि आप अपना फैक्ट लोगों के सामने लाएं। मैं लाऊं। जी, पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, नोन एज दस्ती फैक्ट, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट horror story. The last man on earth sat alone in a room and there was a knock on the door. समझ रहे हो? समझ जी जी समझ जी रहे हो? जी जी। अकेला बैठा हुआ है, दुनिया में और कोई नहीं है, दरवाजे पे नॉक होता है, नॉक नॉक, उसने दरवाजा खोला, पुटिन आया, तेरा बाप आया। I'm passing the ball to Simi. अच्छा जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो है कि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स, जो बड़ी बड़ी आइस शीट्स होती हैं, दे होल्ड अबाउट 69% स्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। यानी कि हमारे यहाँ के जो बर्फ़ के तोदे हैं, उन्होंने हमारी आधी दुनिया का 69% फ्रेश वाटर होल्ड किया हुआ है। यस, इट्स ट्रू। ट्रू। Yes. बॉल पास टू अनम। थैंक यू सो मच सिमी इलाही। और मेरा जो फैक्ट है दैट इज रिलेटेड टू द स्नेक्स। स्नेक कैन सेंस एन अर्थक्वेक फ्रॉम 75 miles away, 121 kilometer and up to 2 days before it going to happen. तो जो सांप होते हैं उनकी ये वाली हिस्स बड़ी ही तेज और बड़ी स्मार्ट एंड एडवांस होती है कि अगर कोई अर्थक्वेक आने वाला हो तो वो 2 दिन पहले से ही उसको फील कर सकते हैं, और 75 miles अवे और 121 किलोमीटर पहले उन्हें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक के आने का अंदेशा है। I disagree. वाह, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, उनको तो मैं आस्तीन का सांप कहता हूँ। अच्छा, वो तो दूसरे सांप। दैट बिलोंग्स टू आस्तीन ना, दिस इज आस्तीन के Slip सांपों the को, snake. आस्तीन के सांपों को पता नहीं चलेगा, नॉर्मल सांपों को पता या चलेगा। जेन्युइन स्नेक्स। ऑलराइट, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पर कि हमने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी डिवाइस बनाई है कि हमें पता चल जाए कि ज़लज़ला आने वाला है पहले ही, क्यों ना हम एक ऐसी डिवाइस बनाएं कि सांप के दिमाग में क्या सोच चल रही है या वो क्या फील कर रहा है, हमें वो पता चल जाए। सांप एक ही चीज फील करता है, वो अपने शिकार को अटैक करना चाहता है। पासिंग द बॉल टू उर्षा हुसैन। थैंक यू। अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि आप अगर म्यूजिक सुन रहे हैं, आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं और आप म्यूजिक सुन रहे हैं, जो आपका पूरा दिमाग है वो इंगेज रहता है। और बाकी में ऐसा ही नहीं, होता है। म्यूजिक इज अ वेरी, यू नो, इट गिव्स, इट एक्टिव्स योर होल ब्रेन। आपका हर ब्रेन का पार्ट जो है ना एक्टिव होता है व्हेन यू आर लिसनिंग म्यूजिक। Exactly. रूह की ग़िज़ा। रूह की ग़िज़ा, एग्जैक्टली। ब्रेन, नॉट सोल। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन राइट नाउ। प्लीज पास द ब्रेन। सना। थैंक यू। मैं आपका भी ले लेती हूँ, आपका भी सबका ले लेती हूँ। अच्छा, चुकी। मेरे पास जो ये बात तो है। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है बहुत अजीब सा फैक्ट है, वो ये है, लेकिन आपने बताना है कि ये हकीकत है या नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट तो है लेकिन अब आपने डिसाइड करना है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता इस बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि कहते हैं, फैक्ट ये कहता है कि अगर आप 25 साल के हो जाते हैं, उसके बाद आपको कभी भी किसी किस्म का अलार्म सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 25 साल के हो गए, उसके बाद आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इतना ख्याल रहता है कि आप खुद ही नींद से भी उठ जाते हैं सुबह। नींद आती नहीं अगर हम पाकिस्तानी बंदे की बात करें। हाँ। 25 साल में इतना स्ट्रेस है, इतने इमोशंस खराब हुए हैं उसके। 2 दफा तो केक कट चुका, उसका हैप्पी बर्थडे हुई उसकी 2 दफा साल में, तो वो कट चुका, उस वजह से भी वो बड़ा डिप्रेस होता है। बट हैविंग सेड दैट, ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है एक। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी रूटीन है टू वेक अप अराउंड 6 इन द मॉर्निंग एवरी डे। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वीकेंड्स पे भी आपकी 6 बजे आंख खुद ब खुद खुल जाती है। Exactly, बिल्कुल। दैट्स अ बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड की हुई है अल्लाह ताला ने। पता नहीं कुछ लोगों में नहीं होते। बट तो इसका lazy है। एज से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। सच इट डिपेंड्स ऑन द स्टफ एंड एक्टिविटीज यू डू इन योर रेगुलर लाइफ। अगर अब किसी को आदत है तो वो 25 से पहले भी उठ जाता है, किसी को नहीं है तो आफ्टर 25 ऑनवर्ड्स भी वो नहीं उठ पाते। एग्जैक्टली। पास द बॉल टू अनम। ओके, थैंक यू सना कादर जी। और मेरा जो फैक्ट है वो लोगों से रिलेटेड है। ओके। अच्छा, इन 1945 डू यू गाइज नो एंड इवन डू यू गाइज नो कि 1945 में इस दुनिया में देयर वर ओनली 3 पीपल हु वर हाईली एंड पॉपुलरली रिच, एंड दोज वर टाटास, बिरलास एंड डालमियाज।
जिनका जिक्र आज भी होता है कि अगर कोई भी आपको इवन लड़का लड़की में वेरी सरकास्टिकली ये जोक, अगर कोई लड़की डिमांड कर दे कि मुझे डायमंड की रिंग चाहिए या मुझे वो वाला घर चाहिए, तो आगे से लड़का ये कहता है कि मैं टाटाज, मालियाज और डालमियाज के खानदान से नहीं हूँ। सो बिल्लास कौन है? बिरलास भी थे, लेकिन वो उस वक्त इतने फेमस नहीं थे। ये 1945 में यही 3 लोग थे जो बड़े जाने माने अमीर, फिल्दी रिच थे। All over world. नहीं, ओनली इन एशिया। All right. Please pass some money. आई एम गोना पास द अंबानी टू सिमी इलाही। अच्छा, जो मेरे पास फैक्ट है वो ये है कि द बेस्ट प्लेस टू सी द रैम्बोस, एनी गेस्ट? Mountains. ओवर No. द स्काई। Sky पे होते हैं, जमीन पे थोड़ी होते हैं। Sea. The best place to Grass. see the Rambo is Hawaii, and Hawaii is located somewhere in USA. तो आप Thank country you, बोले guys. ना? Okay. Alright, that's wonderful. वहाँ पे मेरे ख्याल से 7 रेनबोज आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल। Every now and then एक रेनबो इधर से दिखेगा आपको, दूसरा रेनबो यहाँ से और दिखेगा। बहुत क्लियर वर्जन है ना उसका। Exactly. ट्रांसपेरेंट लाइक आवर सियासतदान। वैसे मोबाइल में भी दिख जाता है क्लियर। Our सियासतदान transparent. दैट वाज सरकाज़म। Alright, please pass some transparency. Over to you. Alright. अगर मैं आपको कहूँ, अभी पुतिन पूरी दुनिया का विलन चल रहा है, वायलेंस फैला रहा है। Did you know that in 2014 and in 2021 he was nominated for a Nobel Prize winner? फॉर व्हाट Why? पर्पस? For anything, Nobel Prize winner, you can start an invention. आप कोई अपना मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। सो देख रहे हैं आप, ये जो नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं ना, ये जो नॉमिनेट किया जाता है, आई थिंक ये हमेशा बायस्ड रहा है। हर बंदा या जो भी कहता है भाई इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो, वही वाली बात है, अवार्ड खरीद लें। ये Yes, हमारे ऐसा ही है। जी, आई एम पासिंग द अवार्ड टू उर्शिया। Thank you. सॉरी, आई एम पासिंग द बॉल टू रशिया। सॉरी, उर्शिया। आपने तो मुझे रशिया बना दिया। एनीवेज, जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि आपने तैयार श्यार हो के कहीं भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले कहाँ जाती है नजर? जूतों पर। शूज। एग्जैक्टली कि आपकी जो पर्सनालिटी है उससे आपको जज किया जाता है कि आपके शूज साफ हैं या नहीं हैं। क्लीन है। एग्जैक्टली। प्लीज पास द बॉल। सना। थैंक यू सो मच उर्शिया। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत अजीब सा फैक्ट है। वो ये है कि आपको पता है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जी 23 साल के एक लड़के हैं जो कि मैक्सिको के रिहायशी हैं। वहाँ पर क्या है कि इन्होंने अपने पूरे बालों को जो है वो जो सोने के जेवरात होते हैं ना जैसे, तो उन्होंने अपने पूरे बालों को सोने के जेवरात की तरह जो है वो अपने बालों में सोने के जेवरात लगाए हैं। पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने जी ये वियर्ड हरकत जो है वो की है कि बाल की जगह सोना लगा दिया। कराची तो है। यहाँ पर यूनिस गंजा हो जाएगा, ट्रिमर लाओ, इसके बाल काटे। प्लीज पास द ट्रिमर। ऑलराइट, 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। यस। आपसे कल पूछा गया था ऐसी कौन सी चीज है जो आपके सामने तो है बट आपको दिखाई नहीं देता? एनी गेसेस? ऑलराइट, आपको नहीं पता। द आंसर इज योर फ्यूचर। इट्स इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कांट सी इट। द विनर इज ये स्मिथा, ये जो भी हैं जिन्होंने ये सही जवाब दिया, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइज लीजिए। आप लोगों से रिडल पूछता हूं जी। कोई आसान वाली दे आज। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसका अगर हम नाम लिखते हैं तो 15 नुक्ते आते हैं? 15 नुक्ते। ऑलराइट, जल्दी से उर्शिया, आंसर। नो आइडिया। आंसर। अफगानिस्तान। पाकिस्तान का सिटी है ना? अच्छा, सिटी है पाकिस्तान का। हाँ। चीचावतनी। ना आई एम काउंटिंग 10 सेकंड, जल्दी से आप Okay. सोचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म। आंसर। मेरा हो गया जी, चीचावतनी। आंसर खत्म। किसी का आंसर नहीं आ रहा? पाक पतन शरीफ। वाह 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 वाह। ठीक है। आप लोगों के लिए रिडल है। जी। ऐसी कौन सी चीज है, ठीक है, जो आप जमीन पे रखते हैं तो वो टूटती नहीं, पानी में जाती है वो टूट जाती है? ये रिडल आपके लिए नहीं, आवाम के लिए है। ये आप अगर इसका आंसर जानते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आंसर बताइए, अपना प्राइज लीजिए। सिंपल एज इट इज, कोई इसमें तीसरा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ये डायरेक्ट बंदा आपको देगा, हम भी जिम्मेदार नहीं है वो क्या गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, लेकिन गिफ्ट मिलेगा। सस्ती पहेली का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय अ ब्यूटीफुल होस्ट जी उर्शिया हुसैन। थैंक यू यूनिस खान।
क्या आपने मौका दिया कि हम जो हैं खूबसूरत सी नज़्म जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। खूबसूरत से अशार हैं मेरे पास भी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, मुलाहिज़ा कीजिए। इरशाद। मुझे बैठे बैठे ख्याल आ गया, वाह मुझे बैठे बैठे ख्याल आ गया, वही सामने बेमिसाल आ गया। वाह 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 वो बनने चले थे मसीहा वक्त, वो बनने चले थे मसीहा वक्त, मेरी जिंदगी का सवाल आ गया। वाह मुबारक हो तुमको मुबारक शबाब, मुबारक हो तुमको मुबारक शबाब, जवानी में कितना जमाल आ गया। वाह 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 मोहब्बत है मुझको बड़ी आपसे, वाह मोहब्बत है मुझको बड़ी आपसे, यही बात थी जो जलाल आ गया। वाह 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 मैं गम का फसाना इन्हें क्या सुनाऊं, वाह मैं गम का फसाना इन्हें क्या सुनाऊं, इन्हें सुन के नासिर मलाल आ गया। वाह 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 बहुत खूबसूरत लाइंस और बहुत खूबसूरत से आपने अदायगी भी की है। थैंक यू। और ऐसे इशार जो होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं, जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, लोगों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अपने जो है वो फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें कि हमारा प्रोग्राम और हमारे जो टॉपिक्स आप लोगों को कैसे लगते हैं, हमारे प्रेजेंट्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। दीजिए हम सबको इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। Take care, peeps.